गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री का HPSC क्वेश्चन पेपर 2018 का सेट सी डिस्कस करेंगे। सेट सी में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर ए रिएक्शन N2 + 3H2 आफ्टर दैट रिएक्शन 2NH3 द रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू NH3 विल बी। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस गिवन है और रेट पूछा है NH3 जो प्रोडक्ट है उसके रेस्पेक्ट में। देखिए अब क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो प्लस साइन यूज होगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन है, एक तो ये माइनस है एक ये प्लस है, ठीक है। अब क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो प्रोडक्ट की वैल्यू प्लस होती है तो इसलिए प्लस साइन यूज होगा। और यहाँ पर 1/2 लगा हुआ है जो ये स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है NH3 पर, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, मतलब 1/2 dNH3/dt ये इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन के लिए विद रेस्पेक्ट टू NH3। जो एक्सप्रेशन रहेगा वो हमारे पास रहेगा ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन है, इफ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हमें यहाँ पर हाफ लाइफ पीरियड दे रखा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 100 सेकेंड्स, देयर रेट कांस्टेंट विल बी। हमें यहाँ पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है। 4 ऑप्शंस हमें गिवन है। हम जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला है 0.693 डिवाइडेड बाई टी 1/2 हाफ लाइफ टाइम, ठीक है। k इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि यहाँ पर 100 सेकंड गिवन है, ठीक है। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन करने पर आंसर आ जाएगा 0.00693, ठीक है, जिसे हम किस तरह से और लिख सकते हैं 6.93 × 10⁻³ सेकंड। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन चेक करते हैं। देखिए हमें एक रिएक्शन गिवन है और हमें बताना है 4 ऑप्शंस में से कि ये रिएक्शन कौन सी है। देखिए हमारे पास रिएक्शन है C6H5Cl + CH3Cl + 2Na। तो यहाँ पर चेक कीजिए, एक तो एरोमेटिक रिंग है और एक एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, और दोनों पर क्लोरीन अटैच है यहाँ पर। तो ये हमारे पास एल्काइल हैलाइड हो गया और ये एराइल हैलाइड हो गया, ठीक है। एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड की रिएक्शन जब हम मेटेलिक सोडियम के साथ करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ठीक है, तो वहां से हमारे पास एल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप जुड़ जाते हैं और 2NaCl बाई प्रोडक्ट के तौर पे बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर चेक कीजिए, ये जो रिएक्शन है जिसमें एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, ये हमारे पास होती है वुर्ज-फिटिग रिएक्शन। वुर्ज-फिटिग रिएक्शन। फोर्थ क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। हमें यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन है और 4 ऑप्शंस में हमें OH ग्रुप गिवन है। देखिए एल्कोहल है ना 4 ऑप्शंस में, ठीक है। तो हमने अगर एसिडिक नेचर NCERT बुक के अकॉर्डिंग पढ़ा है एल्कोहल का, तो उसमें आपको मिलेगा 1 डिग्री एल्कोहल इज ग्रेटर एसिड देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री, ठीक है। ये आपको ऑर्डर वहां पर मिलेगा। जो प्राइमरी हमारे पास एल्कोहल रहेगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक रहेगा। और यहाँ पर चेक कीजिए, ए और बी ऑप्शन में प्राइमरी है एल्कोहल, ठीक है, ए और बी में प्राइमरी एल्कोहल है, लेकिन फिर भी सबसे जो लेस एल्काइल ग्रुप अटैच है जिसके पास, वो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड रहेगा एल्कोहल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। हमें यहाँ पर 4 कंपाउंड्स गिवन है और उन्हें हमें अरेंज करना है बॉइलिंग पॉइंट्स के ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखिए हमें एल्कोहल गिवन है, हाइड्रोकार्बन गिवन है, ईथर गिवन है और एल्डिहाइड गिवन है, ठीक है। इनमें से सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो हाइड्रोकार्बन का रहेगा, क्योंकि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले सबसे कम वाला लिखा जाएगा C4H10, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होता। उसके बाद स्मॉल अमाउंट में पोलैरिटी जनरेट होती है ईथर में C2H5O C2H5, उसके बाद एल्डिहाइड में C3H7CHO, और सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है एल्कोहल के अंदर, तो वो है C4H9OH, ठीक है जी। ये हमारे पास ऑर्डर हो जाएगा इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स के लिए। क्वेश्चन है, एनिसोल जिसका फॉर्मूला है बेंजीन पर OCH3 विद HI एट 373 केल्विन टेम्परेचर विल गिव, ठीक है। तो एनिसोल अगर HI के साथ 373 केल्विन की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखिए प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा बेंजीन पर जो ऑक्सीजन है, ठीक है, अगर CH3 यहाँ से बाहर निकलता है, देखिए कुछ इस तरह से, ये हमारे पास है ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है और कार्बन की कम है, तो यहाँ पर CH3 पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास है फिनॉक्साइड आयन, और फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है तो ये हाईली स्टेबल होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि CH3O पूरी तरह से यहाँ से बाहर निकल जाए, जैसे ये दिया हुआ है CH3O पूरी तरह से यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि जो फिनॉक्साइड आयन होता है वो फिनाइल कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबल होता है। इससे ये जो फिनाइल कार्बोकेटाइन है इससे ज़्यादा स्टेबल ये होता है फिनॉक्साइड आयन, ठीक है, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज कर लेता है, इसलिए ये कंपाउंड यहाँ पर जनरेट होगा इंटरमीडिएट के तौर पे, और यहाँ पर H अटैच हो जाएगा, HI में से H यहाँ पर अटैच हो जाएगा और I जो होगा वो CH3 पर अटैच हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव बनेगा I, ठीक है, तो ये पॉजिटिव पर अटैच हो जाएगा, तो CH3I और C6H5OH, ये बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड C6H5CH2CH2Cl। तो देखिए यहाँ पर एक सब्सटीट्यूएंट ग्रुप अटैच है क्लोरीन, ठीक है, और यहाँ पर C6H5 है, तो हम यहाँ पर पेरेंट कार्बन चेन लेंगे कुछ इस तरह से 1 2, ठीक है, प्रेफरेंस देंगे हम क्लोरीन को, क्योंकि ये एक हाइड्रोकार्बन ग्रुप है, एराइल ग्रुप है बेशक, हाइड्रोकार्बन ग्रुप है, इसकी अपेक्षा हम प्रेफरेंस देते हैं क्लोरीन को। तो 1 क्लोरो फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन है और सेकंड कार्बन पर है फिनाइल ग्रुप, फिनाइल, और 2 कार्बन की चेन है ईथेन 1 क्लोरो 2 फिनाइल ईथेन, ठीक है, ये हमारे पास IUPAC नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन।
अब क्वेश्चन पेपर में हमें इनकम्प्लीट रिएक्शन गिवन है, जहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं ये प्रोडक्ट हमें बताने थे, ठीक है। तो यहाँ पर चेक कीजिए, जब हम बेंजीन पर जो CH3 अटैच है, ठीक है, इसके साथ टोल्यूइन के साथ क्लोरीन की रिएक्शन करेंगे तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो बेंजीन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। जो ये एल्काइल ग्रुप है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। अब क्योंकि यहाँ पर Cl2 है तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव तो जनरेट नहीं हो पाएगा, इसलिए ये जो मैकेनिज्म रहेगी वो रहेगी फ्री रेडिकल, जहाँ पर होमोलाइटिक फिशन होगा। होमोलाइटिक फिशन किस तरह से होता है, ये क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ गया और एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ गया, मतलब बराबर अमाउंट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ से फ्री रेडिकल जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक क्लोरीन इस CH पर, जो ये कार्बन है इस पर अटैच हो जाएगा CH2Cl, और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा क्योंकि यहाँ पर भी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा वो Cl के साथ अटैच हो जाएगा, HCl बना लेगा, ठीक है। पहला प्रोडक्ट तो ये बन गया। दूसरा हमारे पास H2O के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से हमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलता है। अब OH नेगेटिव क्या है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वो इस वीक न्यूक्लियोफाइल क्लोरीन को यहाँ से रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह पर खुद अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड स्टेप में कौन सी रिएक्शन हुई है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। 9th क्वेश्चन से 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास है मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन मोस्टली कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन। देखिए, जब भी हम कोई कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन कंप्लीट करते हैं, कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्री स्टेप हो सकते हैं, बहुत सारी एलिमेंट्री रिएक्शन होती हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती हैं, उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स, एटम्स या आयंस, कोई भी स्पीसीज है वो रिएक्ट करती है, ठीक है। तो वो जितने नंबर में रिएक्ट करती है उसी को हम बोलते हैं मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। बात को समझिए, अगर हम कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं और वो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन है, और वहां पर वो डिफरेंट स्टेप्स में हो रही है, तो जो एलिमेंट्री स्टेप होते हैं, मतलब डिफरेंट जो स्टेप्स होते हैं एलिमेंट्री, उनमें जितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज आपस में कोलाइड करते हैं, साइमल्टेनियसली कोलाइड करते हैं और एक केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, एक ऑर्डर में एक केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, उसी नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। सेकंड टर्म है ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। इट मे बी डिफाइंड एज सम ऑफ पावर्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब देखिए, हम यहाँ पर किसी भी एक रिएक्शन को मान लेते हैं A+B, आफ्टर दैट रिएक्शन C+D, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो हमारे पास है A और B, ठीक है। तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन को हमें रिप्रेजेंट करना है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करना है रेट लॉ के अकॉर्डिंग। रेट लॉ के अकॉर्डिंग कॉन्सेंट्रेशन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो किस तरह से किया जाएगा, A प्रोडक्ट B। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं दोनों की पावर क्या है, 1 है। अब अगर हम इन पावर का सम कर देते हैं, लेकिन ये आप ध्यान रखिए जो ऑर्डर है रिएक्शन का वो एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, थ्योरेटिकली आप किसी भी रिएक्शन को देखकर नहीं बता सकते कि इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना होगा, एक्सपेरिमेंटली चेक किया जाता है। तो जैसे हमारे पास A की पावर 1 है और B की पावर 1 है, तो यहाँ पर इन पावर्स का सम कर देंगे, वही हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। इट में भी डिफाइंड एज द सम ऑफ पावर्स, पावर्स का सम कर दिया, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है उनकी जो पावर आएंगी उनका सम कर देना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। क्वेश्चन है, एट 298 केल्विन द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर KCl सॉल्यूशन इज 0.02485 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पर ओम इनवर्स की जगह साइमन भी यूज कर सकते हैं आप। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। हमें मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है तो डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, कैप M, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलरिटी। अब देखिए, हमें मोलरिटी भी गिवन है, ना, और कंडक्टिविटी भी गिवन है, ये हमारे पास है कंडक्टिविटी, ठीक है। वैल्यूज को पुट करते हैं और सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, जो हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास। अब देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है CH3OH के। लेट मास ऑफ सॉल्यूशन भी 100 ग्राम। अगर हमने सॉल्यूशन का जो टोटल मास है वो 100 ग्राम एज्यूम कर लिया है, ठीक है, तो वहां पर 30% किसका मास है, मीथेनॉल का। अब 30% है तो मतलब 30 ग्राम, तो जो सॉल्वेंट है वाटर उसका मास कितना हो गया, 70 ग्राम। उसके बाद हम दोनों के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेनॉल, और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है मास अपॉन मोलर मास। मास हमारे पास है मीथेनॉल का 30 ग्राम और मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो आप आएगा 32 ग्राम। इसको सिंप्लीफाई किया 0.937 हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आते हैं मीथेनॉल के। इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स वाटर के कैलकुलेट करेंगे, 70 ग्राम मास है वाटर का और 18 ग्राम मोलर मास है, तो 3.89 हमारे पास इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब क्योंकि हम मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला जानते हैं, क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट। दैट कंपोनेंट का मीनिंग उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स रखे जाएंगे जिसका हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो CH3OH के मोल फ्रैक्शन हमें कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो उसके नंबर ऑफ मोल्स रखेंगे डिवाइडेड बाई सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट हैं उन सभी के नंबर ऑफ मोल्स हम यहाँ पर सम कर देंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद फाइनली हमारे पास मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाती है 0.194। ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन है किसका, CH3OH का, टोटल सॉल्यूशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद ब्रोमीन वाटर एंड जिंक। हमें यहाँ पर फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर और जिंक के साथ करानी है। देखिए, फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर एक्वस सॉल्यूशन है हमारे पास, एक्वस मीडियम है, तो यहाँ पर हाईली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर चेक कीजिए, बेंजीन की जो ऑर्थो पोजीशंस हैं और पैरा पोजीशन है उस पर ब्रोमीन अटैच हो गया है, और यहाँ पर है 3HBr बाई प्रोडक्ट के तौर पे, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन के लिए। सेकंड है जिसमें फिनॉल की रिएक्शन जिंक के साथ हो रही है, जिंक डस्ट है, ये ध्यान रखिएगा, जिंक डस्ट के साथ होगी, तो यहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस होगी। आप चेक कीजिए, जो जिंक है ये इस फिनॉल का रिडक्शन कर देगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और यहाँ पर बेंजीन फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। सबसे पहली टर्म है मोलैरिटी।
इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बहुत ही सिंपल है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज एक्सेस प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू ए सॉल्यूशन टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। ध्यान से देखिए, ये हमारे पास एग्जांपल है इसके लिए, ये है सॉल्यूशन कंपार्टमेंट और ये है सॉल्वेंट कंपार्टमेंट। तो जो ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है, ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल किस में आते हैं, सॉल्यूशन में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसमें से पास होकर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। ठीक है, जिससे हमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलता है। अब अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब सॉल्यूशन की तरफ से प्रेशर अप्लाई करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ से उतना प्रेशर अप्लाई करते हैं जो केवल इस नेचुरल फ्लो को, जो ऑस्मोसिस के थ्रू नेचुरल फ्लो है, इसको स्टॉप कर देता है। इतना प्रेशर अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज द एक्सेस प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पर अप्लाई करेंगे प्रेशर को टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, दैट इज टू स्टॉप द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। अब इसका मीनिंग क्या है कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं वो पास हो रहे हैं, उनका पास होना रुक जाएगा। स्टॉप द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इनटू थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में आ रहे हैं, उनका पैसेज, उनका पास होना, उनका बहाव जो होगा वो रुक जाएगा। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्वेश्चन है एक्सप्लेन कोलब्रुच लॉ विद ए सूटेबल एग्जांपल। कोलब्रुच लॉ को एक्सप्लेन करना है सूटेबल एग्जांपल के साथ। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है, इट स्टेट्स दैट द लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड। अब हमें यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देना है इस डेफिनेशन में, या इस लॉ के अकॉर्डिंग हमें रिप्रेजेंटेशन देना है किसका, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी का, एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, कि एक जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी को किस तरह से रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, सम ऑफ इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एनायंस एंड कैटायंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो वहां से हम जो एक्सप्रेस करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, तो किस तरह से करते हैं, सम कर देते हैं उसके कैटायन और एनायंस का। जो इंडिविजुअली कंट्रीब्यूशन होता है उसके एनायंस और कैटायंस का सॉल्यूशन के अंदर, उसी को हम सम कर देते हैं। अगर हम जनरल वे में बात करें तो देखिए, हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, एन इलेक्ट्रोलाइट ऑन डिसोसिएशन गिव्स V प्लस कैटायंस एंड V नेगेटिव एनायंस। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास है, वहां से कैटायन मिलते हैं V प्लस और एनायन मिलते हैं V नेगेटिव, V माइनस। ठीक है, इट्स लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी। तो लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी का जो सिंबल है वो हमारे पास है कैप एम नॉट। ये नॉट ही क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लिमिटिंग को। ठीक है, तो इज इक्वल टू ये हमारे पास है V प्लस लेमडा प्लस नॉट प्लस V माइनस लेमडा माइनस नॉट। अब यहाँ पर V प्लस तो हमें पता है कि कैटायंस हैं और V नेगेटिव पता है एनायंस हैं इलेक्ट्रोलाइट के, लेकिन लेमडा नॉट हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए, हियर लेमडा प्लस नॉट एंड लेमडा माइनस नॉट आर द लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ कैटायंस एंड एनायंस रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर कहा गया है ना, इंडिविजुअली कंट्रीब्यूशन है एनायंस का और कैटायंस का, तो इंडिविजुअली मोलर कनेक्टिविटी भी तो होनी चाहिए। तो कैटायंस और एनायंस तो आपने अलग कर दिए, लेकिन कंडक्टिविटी भी तो रिप्रेजेंट होगी ना। तो यहाँ पर कंडक्टिविटी को, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल कैटायंस और एनायंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने लेमडा का यूज किया है। ठीक है, ये हमारे पास है एग्जाम्पल फॉर कोलब्रुच लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स गिवन है हमारे पास 3, इनकी आईयूपीएसी नेमिंग करनी है। तो देखिए, लिगेंड की नेमिंग सबसे पहले होगी अल्फाबेटिकली। तो ये हमारे पास H2O है एक्वा, डाई एक्वा। ब्रोमीन के लिए ब्रोमाइडो और NO2 के लिए नाइट्राइटो। लेकिन N में आप कंफ्यूज मत होइए, N किस लिए आया है, क्योंकि हम जानते हैं NO2 क्या है हमारे पास, एक एम्बिडेंटेड लिगेंड है। एम्बिडेंटेड लिगेंड है जो ऑक्सीजन की तरफ से भी अटैच हो सकता है और नाइट्रोजन की तरफ से भी। अब क्योंकि NO2 लिखा गया है तो ये नाइट्रोजन की तरफ से अटैच है, इसलिए N यहाँ पर लगाया जाएगा। N साइड से ये प्लेटिनम से अटैच है, इसलिए N लगाया गया है। ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है हमारे पास। सेकंड है निकल CO होल 4। ठीक है, तो टेट्रा 4 हमारे पास क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, CO ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है और निकल। अब क्योंकि ये एक न्यूट्रल लिगेंड है तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। थर्ड है K3Al C2O4 का होल थ्राइस। तो देखिए, अब जो लेफ्ट साइड में हमारे पास काउंटर आयन है, इसकी नेमिंग सबसे पहले होगी, जो हम लास्ट कोड में भी आपको बता चुके हैं। पोटासियम 3 ऑक्सिलेट है, ट्राई ऑक्सिलेटो। ठीक है, एल्यूमिनेट। अब लेफ्ट साइड में अगर हमारे पास पोटासियम है तो यहाँ पर एल्यूमिनियम की जगह क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3। ठीक है, ये हमारे पास आईयूपीएसी नेमिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट्स विद द फॉलोइंग, HI, सेकंड है NH2OH और थर्ड है ब्रोमीन वाटर। अब देखिए, ग्लूकोज को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो CHO होल 4 और CH2OH इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और नॉर्मली हम C6H12O6 ये लिख भी सकते हैं। HI के साथ अगर हम इसे हीट करते हैं तो हमें मिलता है N हेक्सेन। सेकंड पॉइंट में रिएक्शन है ग्लूकोज की NH2OH के साथ। तो यहाँ पर चेक कीजिए, जो NH2OH है ये केवल एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ ही रिएक्शन करेगा। ठीक है, एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, NOH, मतलब ऑक्साइम फॉर्मेशन कर लेगा। तो नाम क्या रहेगा, ग्लूकोज ऑक्साइम। ठीक है, थर्ड है जिसमें ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन है। ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन होने पर जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देखिए, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया और नाम हो गया ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिविंग एन एग्जांपल फॉर ईच डिस्क्राइब द फॉलोइंग रिएक्शंस। हमें यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में रिएक्शन गिवन है हॉफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग थ्योरी चेक करते हैं, व्हेन ए प्राइमरी एसिड अमाइड इज हीटेड विद एन एक्वस और इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ NaOH और KOH एंड ब्रोमीन, इट गिव्स ए प्राइमरी अमाइन विद 1 कार्बन एटम लेस। देखिए, बहुत सिंपल है, यहाँ हमारे पास ये क्या है, एक अमाइड है, एसिड अमाइड। इसको हीट करेंगे हम ब्रोमीन के साथ। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, एक एल्कली की प्रेजेंस में, KOH। ठीक है, बेसिक मीडियम है ना। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा हमें एनिलीन। प्राइमरी अमीन ही तो है, प्राइमरी अमीन है।
तो बेंजीन पर NH2 ये प्राइमरी अमीन है, प्लस K2CO3 प्लस 2KBr प्लस 2H2O, ये सब बाई प्रोडक्ट हैं। मेन प्रोडक्ट हमारे पास क्या है? एनिलीन। अब आप चेक कर सकते हैं रिएक्टेंट साइड में हमारे पास बेंजीन पर एक कार्बन था और एक कार्बन यहाँ से कम हो गया है, इसलिए लिखा गया है 1 कार्बन एटम लेस। ठीक है। सेकंड पॉइंट में है कपलिंग रिएक्शन, द रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स विद फिनॉल एंड एरोमेटिक अमाइंस टू फॉर्म एजो कंपाउंड्स ऑफ द जनरल फार्मूला ArN डबल बॉन्ड N AR इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। देखिए बहुत ही सिंपल है, जब डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन या तो फिनॉल के साथ हो या फिर एरोमेटिक अमाइंस के साथ हो, ठीक है, तो वहां से वो एजो कंपाउंड फॉर्म करते हैं जिसका जनरल फार्मूला है हमारे पास ArN डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड AR, जिसको हम एग्जांपल से भी चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये डाइजोनियम सॉल्ट हो गया, डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन हम फिनॉल के साथ कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है फिनॉल के साथ रिएक्शन हो रही है, तो फिनॉल के साथ रिएक्शन होने पर ये कंडीशन है, टेम्परेचर कंडीशन है और पीएच की कंडीशन है, जो पीएच स्केल पर हमें वैल्यूज है 9 to 10, ठीक है, और बेसिक मीडियम है। तो यहाँ पर चेक कीजिए हमारे पास डाई एजो कंपाउंड बनेगा, ये जो बता रखा है एजो कंपाउंड फॉर्म होगा। अब देखिए AR मतलब एराइल ग्रुप, AR एराइल ग्रुप, ठीक है, और यहाँ पर बीच में क्या है N डबल बॉन्ड N, यही है हमारे पास एजो ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कपल्ड कंपाउंड है, नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन ऑरेंज डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फॉलोइंग। एल्डोल कंडेंसेशन फर्स्ट टर्म है हमारे पास, जिसमें थ्योरी है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स कंटेनिंग एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एल्कली अंडरगो कंडेंसेशन टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। देखिए बहुत सिंपल है, हमारे पास सेम एल्डिहाइड मॉलिक्यूल होने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स के पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन, ज़्यादा चाहे कितने भी हों लेकिन कम से कम एक जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, 2 एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके एल्डोल फॉर्मेशन करते हैं, जहाँ पर प्रोडक्ट में एल्डिहाइड भी है और एल्कोहल भी है, इसलिए एल्डिहाइड एल्ड और ऑल मतलब एल्कोहल। ठीक है, कंडेंसेशन प्रोसेस होती है क्योंकि यहाँ पर लिख रखा है ना अंडरगो कंडेंसेशन, कंडेंसेशन होता है तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है और OH यहाँ से निकलता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है, डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, ये हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन का फाइनली प्रोडक्ट। अगर सेकंड एग्जांपल में हम कीटोन की रिएक्शन करवाते हैं, हमारे पास 2 सेम कीटोन है एसीटोन, ठीक है, एसीटोन्स की रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पर भी प्रोडक्ट हमारे पास सेम एल्डोल की तरह ही मिलता है, जैसे एल्डोल में था वैसे यहाँ पर भी मिलता है 4 मिथाइल पेंट 3ene2on। ठीक है, यहाँ पर भी पहले तो क्या होगा, कीटोन मिलेगा, मतलब एक तो कीटोनिक ग्रुप और एक एल्कोहलिक ग्रुप। तो देखिए ये तो कीटोन हमारे पास है और एक एल्कोहल है तो कीटोल, और यहाँ पर डिहाइड्रेशन हुआ, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हुआ, तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये सेकंड एग्जांपल है इस क्वेश्चन के लिए। सेकंड टर्म है केनिजारो रिएक्शन, एल्डिहाइड्स विच डू नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑन ट्रीटमेंट विद कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखिए कंडीशन दे रखी है सबसे पहले तो केनिजारो रिएक्शन की कि एल्डिहाइड्स की रिएक्शन करनी है हमें, लेकिन एल्डिहाइड्स किस तरह के यूज करने हैं, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन जिन एल्डिहाइड्स के पास नहीं होगा वो केनिजारो रिएक्शन देंगे, वो खुद का ही ऑक्सीडेशन करेंगे और खुद का ही रिडक्शन भी करेंगे जब हम उन्हें ट्रीट करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली के साथ, मतलब बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए इन दिस रिएक्शन 1 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड टू एल्कोहल। इस रिएक्शन में अगर हम यहाँ पर 2 मोल यूज करते हैं, क्योंकि 2 मोल ही लेने पड़ेंगे, तो एक मॉलिक्यूल जो हमारे पास है HCHO का फॉर्मल्डिहाइड का हमारे पास एक मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडाइज होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है ना इन दिस रिएक्शन 1 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड, एक तो रिड्यूस हो जाएगा टू एल्कोहल, रिड्यूस होकर एल्कोहल फॉर्मेशन करेगा, वाइल अनदर इज ऑक्सीडाइज, और दूसरा ऑक्सीडाइज होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बना लेगा पोटासियम फॉर्मेट। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर KOH की जगह NaOH का भी यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के और में एक क्वेश्चन है जिसमें 2 कंपाउंड गिवन है बेंजोइक एसिड के, जिसमें बताना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, विच एसिड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एंड वाई, और कारण भी बताना है। देखिए इन बोथ कंपाउंड्स, ये जो दोनों कंपाउंड हमारे पास हैं जिसमें Cl और NO2 ग्रुप है, बोथ आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे। ठीक है, बट NO2 ग्रुप इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, लेकिन जो NO2 ग्रुप है ये क्लोरीन की अपेक्षा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा होती है, इसलिए ये स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेगा। हेंस NO2 एनहेंस द एसिडिक स्ट्रेंथ, इसलिए NO2 ग्रुप बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को एनहेंस कर देगा, बढ़ा देगा। किसके कंपैरिजन में, क्लोरीन के कंपैरिजन में, मतलब क्लोरीन इतना बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा नहीं पाएगा जितना NO2 ग्रुप बढ़ा देगा। ठीक है, सो 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ये जो 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड है ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड रहेगा किसकी अपेक्षा, 4 क्लोरो बेंजोइक एसिड की अपेक्षा। इसमें सेकंड क्वेश्चन है CH3COCH3 ऑन रिएक्टिंग विद फॉलोइंग विल गिव व्हाट प्रोडक्ट। अगर हम CH3COCH3 की रिएक्शन डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ कराते हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला है हमारे पास NH2OH। अगर हम कीटोन की रिएक्शन CH3COCH3 की रिएक्शन NH2OH के साथ कराते हैं तो हमें इसे एक्सप्लेन भी करना है। एसीटोन रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइल अमाइन, ये हमारे पास क्या हाइड्रोक्साइल अमाइन है, इसके साथ रिएक्शन होती है तो क्या फॉर्मेशन होता है, ऑक्साइम, जिसके लिए रेस्पेक्टिव रिएक्शन हमें गिवन है। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगा और यहाँ से H2 निकल जाएगा, तो H2O वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा और यहाँ से नाइट्रोजन और OH डायरेक्टली डबल बॉन्डेड अटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑक्साइम फॉर्मेशन हो गया। इसी तरह से अगर हम HCN के साथ रिएक्शन कराते हैं तो HCN में बनता है साइनोहाइड्रिन्स, साइनोहाइड्रिन यहाँ पर बनता है एडिशन रिएक्शन है। ध्यान से देखिए HCN पूरी तरह से इस कीटोन में ऐड हो गया है, ध्यान दीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ तो हाइड्रोजन ऐड हो गया तो अल्कोहल बन गया और यहाँ कार्बन के साथ CN ऐड हो गया। ठीक है, तो ये साइनोहाइड्रिन प्रोडक्ट के तौर पर यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। थर्ड पॉइंट में है इथाइलिन ग्लाइकोल,
एसीटोन रिएक्ट विद इथाइलिन ग्लाइकोल टू गिव कीटल। अगर एसीटोन की रिएक्शन इस कंपाउंड इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ होती है तो यहाँ से कीटल कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। कीटल जो प्रोडक्ट है यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा। यहाँ से ऑक्सीजन लॉस हुआ, यहाँ से 2 H लॉस हुए, यहाँ से H2O वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। हमें यहाँ पर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को बताना है, एक्सप्लेन इट्स रीजंस एंड कॉन्सिक्वेंसेज, और उसके रीजन और कॉन्सिक्वेंसेज को भी यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। देखिए डेफिनेशन क्या है, बहुत सिंपल है। इन लेंथेनॉइड्स विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई डिक्रीजेस। लेंथेनॉइड्स की अगर बात करें तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है वैसे वैसे एटॉमिक और आयनिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है फ्रॉम वन एलिमेंट टू अदर, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक। बट द डिक्रीज इज वेरी स्मॉल, लेकिन ये जो डिक्रीमेंट होता है साइज में ये बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये लगभग सिमिलर भी हो जाता है कई बार बीच में एलिमेंट्स के बीच में। ठीक है, तो ये बहुत ही स्मॉल होता है जो डिक्रीमेंट होता है एटॉमिक साइज के बीच में, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसका रीजन क्या है, देखिए रीजन है इज ड्यू टू फॉर एवरी एडिशनल प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। अब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा वैसे वैसे न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी इंक्रीज होंगे। ठीक है, द करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गोज इनटू 4f सबशेल। साथ के साथ इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, 4f सबशेल में जाएंगे, विच इज टू डिफ्यूज टू स्क्रीन, जिसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत कम होता है, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा किसमें होता है, S में, फिर P में, फिर D में और फिर F में। ठीक है, सबसे कम किसमें होता है, F में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर चेक कीजिए, द न्यूक्लियस एज इफेक्टिवली एज द मोर लोकलाइज्ड इनर सेल्स, हेंस द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फॉर द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। अब क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट तो कम है, मतलब रिपल्शन तो कम है, रिपल्शन कम होने की वजह से जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, इसी वजह से साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। इसके कॉन्सिक्वेंसेज चेक कर लेते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड एंड थर्ड सीरीज आर सिमिलर। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो सेकंड और थर्ड सीरीज की प्रॉपर्टीज हो जाती हैं वो सिमिलर हो जाती हैं। है बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस फ्रॉम लेंथेनम हाइड्रोक्साइड टू लुटेटियम हाइड्रोक्साइड। बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है लेंथेनम टू लुटेटियम तक। थर्ड पॉइंट है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मेक्स सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स पॉसिबल। जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है वो पॉसिबल करता है लेंथेनॉइड्स के सेपरेशन को। ठीक है, इस क्वेश्चन के और में क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। हमें यहाँ पर इनकम्प्लीट रिएक्शंस गिवन है यहाँ तक, और ये प्रोडक्ट पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये हमें प्रोडक्ट बताने थे। देखिए यहाँ पर डाइक्रोमेट आयन है। ठीक है, डाइक्रोमेट आयन किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, आयरन 2 पॉजिटिव के साथ और आयोडीन 1 नेगेटिव के साथ। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये जो हमारे पास डाइक्रोमेट आयन है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये यहाँ पर आयरन जो फेरस फॉर्म में है इसे फेरिक में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और ये आयोडीन जो आयोडाइड फॉर्म में है, ठीक है, इसको आयोडीन में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये 1 नेगेटिव में है, इसे 0 में कन्वर्ट कर दिया तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। इसी तरह से जो फेरस है उसकी रिएक्शन हम MnO4 1 नेगेटिव मतलब परमैंगनेट आयन के साथ कर रहे हैं, परमैंगनेट आयन के साथ कर रहे हैं एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ से भी इसका रिडक्शन होगा Mn का, और आयरन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्योंकि KMnO4 ये जो MnO4 1 नेगेटिव आयन है ये भी क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस कोड का लास्ट क्वेश्चन है ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर एक्सप्लेन। हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं और उनके जो कंपाउंड्स हैं वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर किस तरह से शो करते हैं। देखिए सब्सटेंसेस कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर सेड टू बी पैरामैग्नेटिक। जो भी सब्सटेंस है ट्रांजिशन मेटल्स में, जो भी मेटल्स अपने पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करते हैं, ठीक है, उन सबको हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक, एक्सेप्ट द आयंस ऑफ D0। अब कौन कौन से एलिमेंट्स को हम छोड़ रहे हैं, जैसे जिसमें D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, मतलब D में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, पूरी तरह से वेकेंट है, उसमें स्कैंडियम 3 पॉजिटिव आ जाता है, टाइटेनियम 4 पॉजिटिव आ जाता है। इसी तरह से जिसमें D10 है, फुल फिल है पूरी तरह से, कॉपर 1 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव, ऐसा कॉन्फिगरेशन है, उसको हम पैरामैग्नेटिक कैटेगरी में यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ऑल अदर सिंपल आयंस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर n-d सबशेल एंड आर देयरफॉर पैरामैग्नेटिक। अब इन आयंस को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं और उनके जो सिंपल आयंस हैं ट्रांजिशन मेटल्स के, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रखते हैं, उन सभी को हम क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री के 2018 के क्वेश्चन पेपर का सेट C कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको इसमें सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे।